हेलो स्टूडेंट्स, मैं आद्या मिश्रा जुड़ चुकी हूँ आपके साथ मैग्नेट ब्रेन्स पे। कैसे हैं आप सब? मैग्नेट ब्रेन्स आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन देता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। हमारे पास क्लास 6 से लेके 12 तक के कोर्सेज अवेलेबल हैं। हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ स्टेट बोर्ड, जिसमें यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड शामिल हैं। इसके सारे कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। और अगर आपको किसी भी प्रकार की ई बुक या फिर ई नोट्स चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार ओपन करें एंड गो थ्रू करें। क्लास 6 की हिंदी नई बुक आई है मल्हार। इन 6 की एनसीईआरटी जो बुक है वो चेंज हुई है, तो आपके पूरे चैप्टर्स को कवर करते हुए हम आगे चलेंगे। और आज का जो ये वीडियो है पूरी तरह से बुक के ओवरव्यू के पे है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। मल्हार, सबसे पहले ये समझिए कि मल्हार शब्द का अर्थ क्या है। मल्हार एक राग है जो तानसेन जी गाकर वर्षा ऋतु को बुलाते थे। उनके राग में ऐसी शक्ति थी कि वो वर्षा को कभी भी बुला सकते थे। तो मल्हार का मतलब है राग जो वर्षा को बुलाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारी जो बुक है हिंदी एनसीईआरटी में, उसमें टोटल 13 चैप्टर्स है। तो आज जो हमारा ओवरव्यू है उसमें हम एक चीज जरूर ध्यान देंगे कि हम जो चैप्टर्स आने वाले टाइम में पढ़ने वाले हैं उसको पढ़ने के लिए हमारे अंदर क्या एक्साइटमेंट है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आप ऐसा क्या क्या क्वेश्चंस हम उठा सकते हैं उसका शीर्षक पढ़ के, तो जिससे हमें यह पता चले कि हमें इसको पढ़ना चाहिए, एक इंटरेस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा पहला चैप्टर है वो है मातृभूमि, जो कि कविता है और इसके कवि हैं सोहनलाल द्विवेदी जी। मातृभूमि सुन के आपको क्या लगा? भूमि जो मां के समान है, पर कौन सी भूमि की बात है? क्या यहाँ पे भारत की भूमि की बात है या फिर पूरे विश्व की भूमि की बात हो रही है? धरती माँ की बात है या भारत माँ की बात है? तो और सबसे बड़ी चीज यहाँ पे जो हमारे कवि हैं वो इस मातृभूमि को किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या देखते हैं, वो हम कवर करेंगे जब हम पार्ट 1 पढ़ेंगे। फिर हमारा इसके आगे एक टॉपिक है पुष्प की अभिलाषा। एक फूल, उसकी क्या इच्छा हो सकती है, उसकी क्या अभिलाषा है, इस चीज को हम कवर करेंगे जब हम ये टॉपिक पे आएंगे। और इसके जो हमारे कवि हैं वो है माखनलाल चतुर्वेदी जी। फिर है हमारा पार्ट 2 गोल। अच्छा, गोल सुनते के साथ हमारे दिमाग में बहुत तरह की चीजें आती हैं। पहला गोल मैथ्स के शेप वाला गोल। दूसरा गोल कहा जा सकता है जब हम फुटबॉल खेलते हैं या हॉकी खेलते हैं उसमें जो गोल हुआ उसकी। फिर एक गोल गोल मटोल को भी कहा जाता है। एक इंग्लिश वाला गोल भी होता है जिसको हम कहते हैं लक्ष्य। तो यहाँ पे जो हमारे लेखक हैं मेजर ध्यानचंद जी, ये किस गोल की बात किए हैं ये तो हमें तब पता चलेगा जब हम पार्ट 2 पे पढ़ेंगे। यहाँ पे अगर मेजर ध्यानचंद जी जो हैं वो खुद में हॉकी के बहुत बड़े प्लेयर थे, तो और उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो उन्होंने अपना संस्मरण लिखा है इसमें वो अपने गोल की बात कर रहे हैं या अपने लक्ष्य की बात कर रहे हैं या फिर वो जो हॉकी वाला गोल होता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन को हम यही छोड़ते हैं और इसका आंसर ढूंढेंगे जब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारा पार्ट 3, पहली बूंद। अच्छा, किसी भी चीज में जब ये पहला वर्ड जुड़ता है ना तो उसका एक एहसास अलग हो जाता है। जब आपको पहली बार मोबाइल मिला हो, जब आप मम्मी से पूछेगा, जब आपने पहली बार बोलना शुरू किया हो, तो पहला चीज का एक अपना ही अलग क्रेज होता है। तो यहाँ पे जो हमारे कवि हैं गोपाल कृष्ण कौल जी, वो बूंद किस बूंद की बात कर रहे हैं और पहली बूंद कौन सी बूंद? सागर की बूंद, वर्षा की बूंद, और ऐसा क्या था उस बूंद में जो उन्होंने एक कविता लिखी है। तो इसको हम पढ़ेंगे जब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 4 है हार की जीत। ये जो शीर्षक है ये तो अपने में ही अजीब लग रहा है, क्योंकि या तो कोई इंसान हारेगा या तो कोई इंसान जीतेगा। पर यहाँ पे जो हमारे लेखक है सुदर्शन जी, वो क्या कहना चाह रहे हैं हार की जीत से, ये तो हम तब कवर करेंगे जब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। क्या इंसान सच में हार के भी जीत सकता है? यहाँ पे अब क्वेश्चन बनता है और इसका आंसर हम देखेंगे जब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। फिर आता है पार्ट 5, रहीम के दोहे। अच्छा, दोहों की बहुत बड़ी विशेषता होती है कि वो बड़ी से बड़ी बात को मात्र 2 लाइन में
आप तक रख सकते हैं। और जब भी बात दोहों की होती है तो हमारे पास कबीरदास जी और रहीमदास जी दोहों के लिए बहुत प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो हमारे क्लास 6 में जो सिलेबस में है वो है रहीमदास जी के दोहे। इनका जो पूरा नाम है वो है अब्दुल रहीम खान खाना। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, ये जो नाम है ये उर्दू अल्फाज है, तो इसको जब हम हिंदी में लिखा है तो हमारे एनसीईआरटी बुक में खान खाना लिखा है, परंतु किसी भी भाषा की सुंदरता तब है जब शब्द की, जब हम उसको उसी भाषा में लिखें। तो इसको जब हम सही लिखते हैं तो वो हमारा ऐसे आता है, खान ए खाना, और यहाँ पे हमारा नुक्ता लगता है, ठीक है, खाना, ये ऐसे होता है। तो हमारा जो इनका जो ये हमारा इनका जो करेक्ट स्पेलिंग है वो खाने खाना की है। आगे बढ़ते हैं, हमारा पाठ 6, मेरी माँ। यहां इसके जो लेखक है राम प्रसाद बिस्मिल जी। ऐसा क्या हुआ होगा उनकी माँ के साथ, या उन्होंने अपनी माँ के बारे में ऐसा क्या सोचा होगा जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है और उसको क्लास 6 के सिलेबस में ऐड किया गया है। ये तो हम तब पढ़ेंगे जब हम पार्ट 6 पे आएंगे। फिर है हमारा पार्ट 7, जलाते चलो। अच्छा, यहाँ पे किस जलाने की बात हो रही है? आईफोन खरीद करके अपने पड़ोसी को जलाओ या अपने दोस्तों को जलाओ, या फिर अपनी हाई सैलरी बता के हम दूसरों को ईर्ष्या करवाएं? यहाँ किस जलाने की बात है? ईर्ष्या वाले या फिर माचिस से लेके कुछ जलाने की बात की जा रही है? तो भाई यहाँ पे किस जलाने की बात हो रही है ये तो हमारे कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी जी ही बता सकते हैं पाठ 7 में। फिर है हमारा पाठ 8, सत्रियां और बिहू नृत्य। अच्छा, भारत जो है हमारा वो कल्चर के मामले में विश्व प्रसिद्ध है, और जब बात कल्चर की आती है तो वहां पे म्यूजिक एंड डांस का विशेष ही महत्व होता है, और यहाँ पे जो लोक नृत्य उठाया है वो है बिहू नृत्य। अच्छा, ये सत्रियां क्या है और सत्रिया और बिहू का क्या कनेक्शन है, ये हम इनके निबंध, जो हमारे लेखक हैं जया मेहता जी, उनके निबंध को पढ़ के समझेंगे। आगे बढ़ते हैं पाठ 9 पे, मैया मैं नहीं माखन खायो। अच्छा, बहुत बार ऐसा हुआ होगा, आपने या तो कोई गलती की होगी या नहीं भी की होगी, तो आप पे अगर इल्जाम लगता है तो आप अपना डिफेंस करते हैं कि नहीं मैंने नहीं किया है ये काम। यहाँ पे भी जो स्टोरी है कुछ ऐसी ही है, एक छोटे से नटखट बच्चे की है। अब वो बच्चा कौन है, क्या है, उसने क्या सच में माखन खाया था या नहीं खाया था, ये हम पढ़ेंगे जब हम पाठ 9 पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं कवि सूरदास जी। और इन्होंने उस किस बच्चे की बात की है और क्या देखा उस बच्चे में विशेष, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर है पाठ 10, परीक्षा। अच्छा, परीक्षा शब्द सुनते के साथ ऐसे ही कान खड़े हो जाते हैं, ये अपने में ही एक विशेष शब्द होता है। आप लोग बचपन से भी क्लास 5 तक तो परीक्षा देते हुए ही आए हैं, तो एक टेंशन, एक मेहनत, दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। अब यहाँ पे पाठ 10 में हमारे जो लेखक हैं प्रेमचंद जी, ये किस परीक्षा की बात कर रहे हैं और उन्होंने उसमें क्या क्या चीजें बताई हैं, ये तो हम तब कवर करेंगे जब हम पाठ 10 पढ़ेंगे। फिर है हमारा पाठ 11, चेतक की वीरता। ये शीर्षक सुनने के साथ हमें ये तो समझ आ रहा है कि यहाँ पे किसी बड़े योद्धा की बात हो रही है जो बहुत वीर है, ये चेतक। पर ये चेतक है कौन? क्या ये कोई कहीं के बहुत बड़े सम्राट हैं, या फिर कोई मनुष्य है, या फिर ये कुछ और है? तो यहाँ पे जिस चेतक की बात हो रही है वो कौन है, क्या है, ये तो भाई श्याम नारायण पांडे जी ही जानेंगे, और हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग पाठ 11 कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं पाठ 12, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। अच्छा, आज की जो जनरेशन है, आप लोगों ने जरूर बहुत सारे ब्लॉगर्स होंगे, ट्रैवल ब्लॉगर्स होंगे, और या फिर आप लोग उनको फॉलो करते होंगे। तो उनकी विशेषता क्या होती है? वो कहीं जाते हैं और जा करके किसी जगह को अपने नजरिया से दुनिया को दिखाते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे जो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, उन्होंने वही किया है। एक यात्रा वृत्तांत लिखी है जिसका शीर्षक उन्होंने दिया है हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान। तो उन्होंने वहां पे क्या देखा, कैसे देखा और क्या क्या चीजें उन्होंने कवर की, इनका जो हम कह सकते हैं जो हमारी ट्रैवल ब्लॉगिंग है वो हम पढ़ेंगे पाठ 12 में। फिर है पाठ 13, पेड़ की बात। अच्छा, ये जो हेडिंग है इसको सुन के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे पेड़ की बात हो रही है, मतलब पेड़ के बारे में बात हो रही है, या फिर
पेड़ की बात, पेड़ ने कुछ कहा उसकी बात हो रही है। अब भाई ये तो हमारे जो लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु जी, वो तो वही जाने। और मैं एक चीज बता दूं, जो हमारे लेखक हैं जगदीश चंद्र बसु जी, ये खुद में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। तो जब हम प्रकृति को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखेंगे और उन्होंने देखते हुए जो लिखा होगा उसको पढ़ने में देखते हैं कितना मजा आएगा। फिर है हमारा पढ़ने के लिए है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये मिट्टी है बलिदान की। इसमें हमारे इस कोर्स में शायद ये इसलिए ऐड किया गया है पढ़ने के लिए ताकि आप एक प्राउड फील करें कि आप एक इंडियन है। ठीक है, आगे है, और इसके जो हमारे कवि हैं वो हैं कवि प्रदीप जी। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो एंड है वो है शब्दकोश और पहेलियों के उत्तर। तो देखिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको शब्दकोश भी कवर करा दें, क्योंकि हिंदी में हमारे पास शब्दों की थोड़ी कमी हो जाती है। तो जब हम अच्छे शब्दों को उसके अर्थ जान करके लोगों के सामने बोलेंगे तो एक अच्छा महत्व पड़ता है आपकी बातों में। एक चीज मैं आपको बताऊं, जो मैंने अभी ये एक टेबल बनाया है जिसमें मैंने कविता को अलग रखा है और गद्य खंड को अलग रखा है। हिंदी विधा के 2 खंड हैं, एक काव्य खंड, एक गद्य खंड। काव्य खंड जो होता है वो थोड़ा परतंत्र होता है, कहने का मतलब उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल दोहे में आपके 2 लाइन के होते हैं, एक में 11 मात्रा होगी और दूसरे में 13 मात्रा होगी। फिर कविता के एंड में आप देखिएगा उसमें राइमिंग होना जरूरी है, और यहीं पर जो गद्य खंड है वो अपने में स्वच्छंद है, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी बाउंडेशन नहीं होती है। तो हमारे कविता के खंड में, काव्य खंड में देखते हैं क्या क्या है। मातृभूमि कविता है, पुष्प की अभिलाषा ये भी कविता है, फिर है पहली बूंद कविता है, रहीम के दोहे मैंने आपको बताया 2 लाइन के होते हैं और उसमें मात्रा का विशेष ध्यान दिया जाता है, 11 और 13 मात्रा जिस लाइन में होगी और जिसमें 2 लाइन में कंप्लीट होगी, बड़ी से बड़ी बात छोटे शब्दों में, वो हमारे दोहे कहलाते हैं। फिर है जलाते चलो, ये भी कविता है। इसका मतलब हमारी जो एंड में लाइन होगी वो राइमिंग जरूर कर रही होगी और उसमें कनेक्शन होगा। फिर है मैया मैं नहीं माखन खायो पद, ये जो पद है इसमें भी ये कविता का ही फॉर्म है, मतलब एक स्टोरी जब हम बताते हैं कविता के फॉर्म में, पद को भी हम काव्य ही कहते हैं। फिर है चेतक की वीरता, ये भी कविता है। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें पहला है गोल संस्मरण। तो ये जो संस्मरण होता है इसका मतलब होता है जो घटना मेरे साथ बीती हुई है मैं उसको सोची और सोचने के बाद मैंने उसको लिखा है। तो संस्मरण का मतलब सोचा और स्मरण किया हुआ लिख दिया। तो ये जो गोल है वो उनके जीवन के कोई किस्सा है जिसको वो याद करके लिख रहे हैं। फिर है एक दौड़ ऐसी भी, ये भी कविता है। फिर है हार की जीत, ये एक दौड़ ऐसी भी, ये भी आपके पढ़ने के लिए है जो कि गद्य में है, कविता नहीं है। फिर है हार की जीत कहानी, ये कहानी का मतलब क्या है, जिसके हम अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड़ सकें, हम उसमें हीरो को डाउन कर सकते हैं, विलेन को हीरो बना सकते हैं, कुछ भी, मतलब मेरे पास स्वच्छंदता है, मैं उसको किसी भी फॉर्म में मोड़ तोड़ सकती हूँ। फिर है आत्मकथा, आत्मकथा का मतलब ऑटोबायोग्राफी, जो मेरे साथ हुई है मैंने उस चीज को लिखा है। फिर है निबंध। अच्छा, निबंध में आप लोग बचपन से लिखते आ रहे होगे, क्लास 5 तक कई चीजों में आपने निबंध लिखा होगा। निबंध में क्या होता है, एक स्टार्टिंग होती है, फिर उसके बाद बीच के पॉइंट्स होते हैं, फिर कंक्लूजन होता है। तो इंट्रो और कंक्लूजन के बीच में आप अपना प्लस माइनस हर पॉइंट दे सकते हो उसी प्रकार से, बट आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आपकी पहली लाइन दूसरी लाइन एक राइमिंग हो, ठीक है। तो इसीलिए ये आपका गद्य खंड में आता है। फिर है परीक्षा, ये कहानी है, मैंने आपको बताया। फिर है यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत का मतलब किसी यात्रा का वर्णन, जो हमने ऐसे बताया था कि आपके ट्रैवल ब्लॉगर्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा पूरा कोर्स है जो हम आने वाले पूरे प्लेलिस्ट में कवर करेंगे। तो मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको ओवरव्यू सुन के अंदर पढ़ने का मजा जरूर आया होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग आगे भी बने रहेंगे जो हम लोग कवर करेंगे। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको देता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हम क्लास किंडरगार्टन से लेकर 12 तक के सभी कोर्सेज अवेलेबल कराते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, एंड
हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए क्लास 6 से लेकर 12 तक के कोर्सेज हैं। सीबीएसई के सभी कोर्स कराने के साथ साथ हम स्टेट बोर्ड में यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड एंड दिल्ली बोर्ड को कवर करते हैं। साथ ही साथ हम आपको एग्जाम टाइम पे क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल कराते हैं एंड मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव करता है कि आप अपने स्किल्स को भी अपलिफ्ट करें, तो इसीलिए हमारे पास वैदिक मैथ्स और स्पोकन इंग्लिश जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप सभी वेबसाइट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करें और या फिर आप हमारे वेबसाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं। हमसे कनेक्ट करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर जुड़ें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।